हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और जम के बेटा पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा जो अभी 2 दिन था, 1 जनवरी और 2 जनवरी को मैं क्लास नहीं ले पाया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कुछ निजी कारणों से। लेकिन अब जो है, जो 2 दिनों की है भरपाई हम लोग तुरंत कर लेंगे और कल हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक सुंदर सा एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिल जाए नए वर्ष की। मेरा यही प्रयास रहेगा कल के लिए। प्यारे बच्चों, आज मैं ऑब्जेक्टिव वाला जो 70-70 के टर्म में जो सवाल करा रहा था, जिसमें प्रकाशिकी तक हम लोगों ने सवाल कर लिया था, आज प्रकाशिकी के बाद वाले सवालों को मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए। प्यारे बच्चों, ये सीरीज करने के बाद एक भी बच्चा ऐसा नहीं बच जाएगा जिसको ये लगेगा कि ओह माय गॉड, ये तो सवाल हमसे नहीं होगा। ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमारा प्यारा बच्चा 35 में 35 ठोक के सही करेगा, पक्का सही करेगा। तो प्यारे बच्चों, चलिए एकदम से समय नहीं गवाते हैं, धकाधक काम शुरू करते हैं। मजेदार तरीके से खेला होगा और आज का पहला सवाल आप सभी प्यारे बच्चों के सामने। प्लीज आप सभी लोग पहले तो आप लोग इसका आंसर करके बताइएगा। देखिए, मैं इतना ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं ना कि कितने भी 70 वाले सवाल के लोग मेरे बच्चे 50 तो कर ही डालेंगे। अभी 50, 55, 60 तो कर ही डालेंगे पक्का, है ना। तो हमारे प्यारे दोस्त, प्यारे मित्र, आई लव यू। आप बस मुझे ये बताओ कि आप लोग इसका आंसर जानते हो कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो इसका उत्तर नहीं जानता होगा। एक लेंस की क्षमता P है और ये P किसके बराबर होती है, ये प्रश्न है आपके सामने और आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा। मैं आप सभी प्यारे बच्चों आपके कमेंट्स को जरूर देखूंगा, है ना। हैं। चलिए, एक मोटा हाथी धूमने चला। हाँ। अच्छा, ऐसे कौन होता है यार? हाँ चलो। अरे वाह ललन टाप, वाह ये बोला थो रे भाई, ये बोला थो ललन टाप, ये बोला था। अरे भाई साहब, P बराबर 1/F होता है, ये तो हुमायूं ही कह के गया था। हुमायूं कौन था मुझे नहीं पता। ये F मीटर में होगा तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं हम लोग। P बराबर 1/F और मल्टीप्लाई बाई 100 लगा दियो भाई साहब, यदि F हमारा सेंटीमीटर में होगा। यदि F हमारा किस में होगा बेटा? सेंटीमीटर में होगा। ध्यान दियो प्यारे बच्चों, यदि F हमारा सेंटीमीटर में हुआ तो आप P बराबर 1/F इंटू 100 कर देंगे, और यदि P बराबर मीटर में हुआ तो P बराबर 1/F। तो सही आंसर आपका बिल्कुल ये हो जाएगा। सही आंसर बिल्कुल प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। धकाधक थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए, धकाधक इसको जरा शेयर कीजिए ताकि आज सेशन में मजा आ जाए। सेशन में जान फूंक दीजिए, आज सेशन में जान फूंक दीजिए। कह रहा है विशालन का अनुपात क्या है ना। तो विशालन का मतलब आवर्धन होता है, विशालन का मतलब यहां आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है। अभी बताऊं मैं आपको, पिछला सेशन जो मैंने कराया था ना, उसका आखिरी सवाल शायद यही था, जहां तक मैं सही हूं पता नहीं, मैं ज्यादा मुझे याद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मे भी यही सवाल था। ठीक है, ओके बच्चा, ये बताओ क्या होगा इसका। बताओ बच्चा, इसका क्या होगा? सही आंसर बताइए, इसके क्या होगा। विशालन क्या है, मतलब कि आवर्धन क्या है, छोटा वाला एम की बात कर रहा है। और आप सभी प्यारे बच्चों पढ़ के बैठे HI/HO होता है, मतलब कि प्रतिबिंब का ऊंचाई ले लीजिएगा और फिर वस्तु की ऊंचाई ले लीजिएगा और दोनों का अनुपात लगा दीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगी ना, यही विशालन कही जाएगी, यही आवर्धन कही जाएगी। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। अरे भाई साहब, बिल्कुल पहला नंबर ही हमको दिख गया आंसर यार, A नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे, थोड़ा सेशन में जान लाइए, है ना, थोड़ा सेशन में जान लाते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए और इसका आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों को जरूर पता है। मुझे नहीं पता भले ही इसका आंसर, लेकिन आप लोगों को पता है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। बताइए,
एक गोलीय दर्पण की वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कैपिटल आर की बात हो रही है। मतलब किसकी बात हो रही है पुत्र? हमारे कैपिटल आर की। और वो कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे कहा जाए फोकस दूरी बताएं। आप बताइए, आप इसकी फोकस दूरी बताएं। सो एफ इज इक्वल टू जो होगा r/2 हो जाएगा। एफ इक्वल टू जो होगा r/2 हो जाएगा। सो r की वैल्यू जो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, और डिवाइडेड अपॉन 2 ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो भाई साहब बताइए, क्या लगता है हम 20 सेंटीमीटर पे क्लिक कर दें? क्या आप लोगों को लगता है कि 20 सेंटीमीटर सही होगा? बिल्कुल सही होगा। बी नंबर सारे बच्चे बोल रहे हैं, प्रिंस यादव 20 बोल रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। r/2 है ना? चलिए, बहुत ये आसान सवाल था, ये आसान सवाल था। इन सवाल में आग लगाने वाली कुछ थी नहीं। ये बताइए, कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस को हमने जल में डुबा दिया। ओके, डुबा दिया यारा, डुबा दिया। अब उत्तल लेंस को जब जल में डुबा दोगे ना, तो बताओ इसकी शक्ति क्या होगी? देखो, इस तरह से दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो अपना जो पढ़ा है जो बच्चा, वो भी आंसर दे सकता है। दूसरा, जिसने नहीं पढ़ा वो भी आंसर दे सकता है। एक बात बताओ, हम अगर चश्मा पहनते हैं तो हमको हवा में क्लियर क्लियर दिखता है, लेकिन वही चश्मा पहन के पानी में देखें, पानी में डुबा दिया जाए मुंडी को, तो पानी में दिखेगा जरा? तो तुम कहोगे कि नहीं सर, पानी में उतना अच्छा नहीं दिखेगा हमको जितना हवा में दिखेगा। मतलब कि हवा में शक्ति ज्यादा थी, और जैसे ही आपने पानी में उसको डुबाया वो अब कम दिखाई देने लगा, मतलब बेटा उसकी शक्ति कम हो गई। तो अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो भी बोल देगा कि इसकी शक्ति जो होती घट जाती है। अब पढ़े वाले बच्चा जो है वो कैसे आंसर करेगा? वो पढ़े वाला बच्चा, देखो, पानी में डुबाते हैं आप उत्तल लेंस को, तो उत्तल लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, पानी का अपवर्तनांक कम है। जब इसका अपवर्तनांक ज्यादा, इसका अपवर्तनांक कम, तो बाबू यहां पर जो होगा ना, फोकस दूरी कम हो जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात को? ध्यान दीजिएगा, यहां पर फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो पहले कटता था वो अब दूर जाकर घटेगा। अब फोकस दूरी अगर ज्यादा हो गया तो भाई साहब क्षमता अपने आप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो पढ़ने वाला बच्चा बोल देगा घट जाता है, और ना पढ़ने वाला बच्चा भी बोल देगा घट जाता है। ना पढ़ने वाला बच्चा कैसे बोलेगा और पढ़ने वाला बच्चा कैसे बोलेगा, दोनों एक्सप्लेन कर दिया आपको। जो तुमको अच्छा लगे वो पकड़ लो, है कि नहीं? राधे राधे सर जी, राधे राधे भाई साहब, राधे राधे, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, है ना? चलिए बच्चा, आइए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है बेटा हमारा? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना? क्या है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, और उसके अभिदृश्यक लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक जो बनाता है ना, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक का मतलब होता है पहला वाला। ये देखो, ये अभिदृश्यक है, पहला वाला। तो भाई साहब, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है पहला वाला जो बनाता है तो वास्तविक ही बनाता है, जहां तक मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग प्लीज आंसर दें, आप लोग प्लीज आंसर दें। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी सभी लोगों ने पढ़ा है? सरल सूक्ष्मदर्शी सभी बच्चों ने पढ़ा है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या करता है भाई? पहले तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी काल्पनिक और बड़ा बनाता है, काल्पनिक और बड़ा बनाता है, काल्पनिक और बड़ा बनाता है। लेकिन जो पहला अभिदृश्यक है वो थोड़ा बड़ा बनाएगा लेकिन वास्तविक बनाता है। तो वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, है ना? सरल सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से, यहां ध्यान दीजिएगा, अभिदृश्यक लेंस से वास्तविक और बड़ा, है ना? अभिदृश्यक लेंस से वास्तविक और बड़ा, काल्पनिक और बड़ा नहीं दोस्त, अभिदृश्यक से काल्पनिक और बड़ा नहीं बनता, समझे? बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? आ जाइए अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस बताइए, है ना? दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? द लेंस यूज्ड टू करेक्ट फार साइटेडनेस। अच्छा, दूर की दृष्टि है, दूर की दृष्टि, दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या दूर वाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ हमको, दूर वाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो तुम कहोगे सर दूर वाला दिखेगा, नजदीक वाला नहीं दिखेगा। और नजदीक वाला अगर नहीं दिखेगा, उसको देखना है तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, कन्वेक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या बोलते हो, है ना? क्या बोलते हो यार? कनकेव बोल रहा है, ये कनकेव बोल रहा है कितना बच्चा। नहीं, निकट दृष्टि दोष में अवतल होता है भाई, कनकेव निकट दृष्टि दोष में होता है। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, वेरी गुड। जी हां बिल्कुल भाई साहब, ए इज करेक्ट। चलिए अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो अगला सवाल है हमारा कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर कौन सी घटना होती है? देखिए पहला नंबर तो प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश होगा तो मैं बता दूं आपका वर्ण विक्षेपण तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक वर्णी प्रकाश को डाला है आपने। और वर्ण विक्षेपण कब होगा पता है?
वर्ण विक्षेपण कब होगा? ये तब होगा वर्ण विक्षेपण जब श्वेत प्रकाश की किरण जाएगी। श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में टूटती है, ना कि एक वर्णी। एक वर्णी के पास तो एक ही रंग है, वो क्या अब टूटेगा घंटा? वो नहीं टूटेगा, वो टूटने वाला नहीं है, वो तो वैसे ही रहेगा भाई साहब। तो यहां पर वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, व्यतिकरण नहीं होगा भाई साहब, विचलन होगा, क्योंकि माध्यम बदलेगा, चाहे वो कोई भी प्रकाश हो, श्वेत प्रकाश हो, एक वर्णी हो। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने पाथ से विचलित जरूर होगा, और इस प्रक्रिया में विचलन होगा, है ना, इस प्रक्रिया में बेटा विचलन जरूर होगा। सो हमारा सही आंसर यहां से बी होगा, यहां से सही आंसर हमारा बी हो। मुझे लगता है कि ये सवाल मिला है पहले कहीं, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये सवाल पहले मिला है, पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है। त्रिलोकी भैया, कर्ज में डूब रहा हूं और तुम व्यापार की बात कर रही हो। हम अपने कर्ज में डूब रहा हूं मैं, तुम व्यापार की बात कर रही हो। हर अपने ने खंजर चुभोया और तुम बर्दाश्त की बात करती हो। मैं इधर पहली मुहब्बत भुला नहीं पा रहा हूं और तुम दूसरे की बात करती हो। ओह माय गॉड, यही करलन सा हमरा के आतंक मचावे खाती, यही करलन सा हमरा के आतंक मचावे खाती, पगला दी हमसे हमरा के। हम ना बोलो, हम ना बोलते इस पे, हम ना बोलते, तू साला जौन मन तौन कर, हम ना बोलते। अगला सवाल देख, एक प्रकाश तंतु संचार निम्नलिखित घटना पर आधारित होती है। ऑप्टिकल फाइबर है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर किस फेनोमेनन पर बेस्ड होती है? ऑप्टिकल फाइबर जो होती है किस फेनोमेनन पर बेस्ड होती है, बताइए, है ना? ऑप्टिकल फाइबर किस फेनोमेनन पर बेस्ड होती है, बोलिए। तो आप बोलिएगा भैया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। यह भी कोई पूछने वाली बात है सर? कोई पूछने वाली बात नहीं है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही बेस्ड होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही आधारित होता है, और आप लोगों को इसका बेहद ध्यान से ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए बच्चों, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है? 338 के बाद 339 नंबर सवाल पे आते हैं बेटा। 339 नंबर, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है ना? खगोलीय दूरदर्शी में बेटा अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए आप लोग। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या बोलते हैं आप लोग, बोलिए, बताइए बेटा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? ये बोल रहे हो? ये बोल रहे हो? खगोलीय दूरदर्शी, अच्छा खगोलीय दूरदर्शी क्या करता है मालूम है तुमको? खगोलीय दूरदर्शी क्या करता है? अरे भाई साहब, काल्पनिक और उल्टा ही बनाता है। क्या बनाता है? काल्पनिक और उल्टा ही बनाता है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल की तरफ बढ़िए। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये फिर से सवाल आ गया भाई, ये सवाल फिर से आ गया। क्या करूं मैं इसका? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल, ऑन विच प्रिंसिपल डज द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, है कि नहीं? ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है भाई साहब? इसी पे काम करता है, ठीक है? तो ये 340 के बाद आगे 341, ये 341। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई को बढ़ा दीजिएगा तो आर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी दोस्त, इंक्रीज कर जाएगी। ये सारे सवाल जो है आप सभी प्यारे बच्चों जानते हैं, है ना? सारे प्यारे बच्चे इसका आंसर जानते हैं, सारे प्यारे बच्चे इसका आंसर जानते हैं। ये आइए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग बताएं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस तो आप सभी लोग बता देंगे कि डायोप्टर होता है सर, डायोप्टर होता है सर, जूल एनर्जी का होता है, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है, ज्योति तीव्रता का होता है, और वाट तो शक्ति का होता है। लेकिन वो शक्ति किसी यंत्र की शक्ति होती है। ये आपसे पूछ रहा है लेंस की क्षमता, है ना? लेंस की क्षमता अलग होती है, बाकी शक्ति अलग होती है ना? तो भाई ध्यान रखिएगा, यहां पर सही आंसर जो होगा आपका सी होगा। चलो बच्चा ये बताओ 343, हाँ 343 का कितना होगा? 343 कितना होगा? पानी के भीतर हवा का एक बुलबुला कार्य करेगा। पानी के भीतर चारों तरफ पानी है और यहां हवा है, तो किनारे पर ज्यादा और बीच में पतला, किनारे मोटे बीच में पतला, अवतल, ये अवतल की भांति काम करेगा। और हवा में यदि पानी का बुलबुला है, यहां पर पानी का बुलबुला, तो बीच में मोटा किनारे पतले, ये उत्तल की तरह काम करेगा। तो एक पानी की बूंद उत्तल की तरह कार्य करती है
और पानी के भीतर हवा का बुलबुला अवतल की तरह काम करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा भाई साहब, लाइक कनकेव मिरर। ओहो गलती, अरे दर्पण जैसा थोड़ी ना काम करेगा यार, दर्पण जैसा थोड़ी ना काम करेगा, लेंस ना, ये ए होगा इसका आंसर, लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस, लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस, लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस, यहां पर सही आंसर ए होगा। यहां पर दर्पण है, दर्पण है, ध्यान देना, दर्पण की तरह थोड़ी ना काम करेगा, ये लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, इस सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। ये देखिए, तो अबिंदुकता को दूर करना है, अस्टिग्मेटिज्म को दूर करना है, अब क्या इस्तेमाल करिएगा बताइए। एस्टिग्मेटिज्म को दूर करना है, बताइए किस चीज का इस्तेमाल करिएगा प्यारे बच्चों, बताइए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे आप, बताइए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे आप। यहां पर सही आंसर क्या होगा, आबिंदुकता है। आबिंदुकता में पता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों एक साथ आप नहीं देख पाते हैं, या तो आप क्षैतिज देख पाइएगा, नहीं तो ये देख पाइएगा, नहीं तो ये देख पाइएगा, पूरा नहीं देख पाइएगा, है ना। बताइए कौन सा ऐसा यहां पर लेंस है जो आपको आबिंदुकता के रोग से मुक्ति दिला सकती है। सी, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, बेलनाकार, सिलिंड्रिकल एकदम सही होगा यहां पे सही आंसर, सिलिंड्रिकल हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां पे सही आंसर जो होगा बेटा वो सिलिंड्रिकल ही होगा, यहां पे जो सही आंसर होगा बेटा कौन सा होगा, सिलिंड्रिकल ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छी बात है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस चीज पर निर्भर करती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता आप लोग जानते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता आप लोग जानते हैं ओमेगा, और इसके लिए आपको बताया गया है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू म्यू वाई माइनस वन, म्यू वाई डेल्टा वी माइनस वन, है ना। ये देखिए यहां से आप लोग देख रहे होंगे म्यू वाई माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आप लोग बहुत बार देखे होंगे, ये फॉर्मूला आप लोग बहुत बार देखे होंगे, जहां तक मुझे पता है आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूला पहले से याद होगा। बताइए सवाल कह रहा है किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है वो किस चीज पर निर्भर करती है, किस चीज पर। तो भाई साहब एकदम ध्यान दीजिएगा अपवर्तनांक पर, क्योंकि यहां अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक निर्भर करता है उसकी प्रकृति पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। सही आंसर यहां से कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही आंसर यहां से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इज इट क्लियर, ओके, ओके है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग, सारे बच्चे सही कर रहे हैं, एकदम सही लगे हुए हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। देखो तरंग दैर्घ्य जो होता है किसी भी मीडियम में, तरंग दैर्घ्य जो होता है किसी भी माध्यम में म्यू गुना कम हो जाता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है किसी माध्यम में तरंग दैर्घ्य का म्यू गुना कम हो जाता है। सो लेमडा बाई म्यू हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा बेटा, डिक्रीजेज, है ना, क्या हो जाएगा ये, डिक्रीजेज, इट डिक्रीजेज, है ना, ये डिक्रीजेज। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, 346 हो गया हमारे, 346 के बाद अगला बढ़िए। माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है तरंग दैर्घ्य से कैसे संबंधित होता है, माध्यम के अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है बताइए। माध्यम के, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग बोल रहे हैं आंसर इसका। क्या सवाल है हमारा बेटा, क्या सवाल है हमारा, आप लोगों को पता है क्या सवाल है, बताइए एक बार, कि माध्यम का अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध है। बोलिए, क्या लगता है आपको, माध्यम का अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य से संबंधित है, कैसे संबंधित है, क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग भाई, क्या कमेंट कर रहे हैं, डी, डी बोल रहे हैं आप लोग। क्या लगता है, विलोमानुपाती, क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, क्या होता है बेटा, विलोमानुपाती होता है, बिल्कुल सही आप लोग बोले। यहां पर जो भी लोग बी बोल रहे हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक दोनों में से किसमें आंख, लेंस तथा वस्तु की फोकस दूरियों में से अधिक अंतर होता है, कितना बड़ा सर, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से, अच्छा सूक्ष्मदर्शी है दूरदर्शी है, दोनों में से किसमें, अच्छा
ये आंख लेंस बोल रहा, पता है क्या? नेत्रिका को कह रहा है। ये आंख लेंस नेत्रिका को कह रहा है और वस्तु लेंस अभिदृश्य को कह रहा है। वस्तु जो है अभिदृश्य को कह रहा है। तो कह रहा है कि इनकी फोकस दूरी में अधिक अंतर किसमें होता है? अधिक अंतर किसमें होता है? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में किसमें नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच में सबसे ज्यादा अंतर होता है? सबसे ज्यादा अंतर होता है। क्या बता रहे हो बताओ? क्या बता रहे हो बताओ? क्या लगता है आपको? दूरदर्शी में कि सूक्ष्मदर्शी में कि दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं? मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लूं, मैं आप प्यारा बच्चों का कमेंट पढ़ लूं। हाँ बताइए बच्चों, क्या लगता है? डी। इसका बताओ, इसका बताओ पहले, क्या बोल रहे हो? इसका पहले बता दो, इसका बता दो पहले, क्या होगा? ए। बिल्कुल सही, इसका बिल्कुल सही ए होगा। इसका आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ए ही होगा। इसका जो होगा बेटा बिल्कुल सही ए ही होगा, है ना? बिल्कुल सही। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। ये बताइए, ये बताइए, आप लोग कमेंट करिए, ये क्या होगा? इसका आंसर बताइए सारे लोग, सभी लोग इसका आंसर बताएं। बोलिए, बताइए बेटा। चलिए, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त। जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है प्रेस बायोपिया। और मैं बता दूं कि जरा दृष्टि दोष का जो प्रेस बायोपिया होता है उसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही होगा हमारा आंसर नंबर सी। बिल्कुल सही होगा हमारा आंसर नंबर सी। हम एक सवाल में आना चाहेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ये माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विलोमानुपाती तो होता ही है, बट ये स्क्वायर के विलोमानुपाती होता है। कॉचीज नियतांक, कॉचीज के समीकरण के हिसाब से ये वाली चीज होगी, है ना? तो आप डी नंबर करोगे बेटा। आप इसका सही आंसर क्या करोगे? डी नंबर करोगे। आप इसका सही आंसर क्या करोगे? डी नंबर करोगे, है ना? याद रखिएगा, अपवर्तनांक और हमारा जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, आपको लैम्डा के वर्ग के विलोमानुपाती होता है ना? तो यहां से आप सही आंसर डी करोगे। जो हम लोगों ने ये किया ये गलत है ना? बी को नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, बी को नहीं करेंगे हम लोग। यहां पे सही आंसर क्या होगा? हमने स्क्वायर नहीं देखा, हम ये देखेंगे। जब ये ऑप्शन में है तो बिल्कुल ये करेंगे, है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये जरूर बोल देते, लेकिन जबकि ये परफेक्ट ऑप्शन है तो हमारा ये समीकरण बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कर लीजिए आप इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़िए बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। ये सवाल में आइए, एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण डेल्टा एम क्या होता है? देखिए, डेल्टा एम जो होता है ना, वो म्यू माइनस वन इंटू ए होता है। म्यू माइनस वन इंटू ए होता है। सो म्यू माइनस वन इंटू ए कहां है? सी नंबर पे है। डेल्टा एम जो होता है म्यू माइनस वन इंटू ए होता है भाई साहब, यहां पर सी नंबर हमारा सही आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। किस किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है? बेलनाकार, तो बेलनाकार तो भाई साहब एस्टिग्मेटिज्म में होगा। बेलनाकार तो एस्टिग्मेटिज्म में होगा, क्योंकि इसमें तो द्विफोकसधारी होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल होगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल होगा। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 352 का आंसर करके बताओ भाई साहब, 352 का आंसर करके बताओ। सारे बच्चे 352 का आंसर करके बताएं। यहां पर यह सवाल भी पहले आप लोगों को मिला हुआ है, जहां तक मुझे पक्का भरोसा है। यह पहले आप लोगों को मिला हुआ है, और पहले आप लोगों को जब मिला होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि सही आंसर आप लोगों ने ए को करा होगा। सही आंसर आप लोगों ने ए को करा होगा। यह सवाल देखिए, एक पतले फिल्म का रंग का क्या कारण है? एक पतले फिल्म का कलर ऑफ अ थिन फिल्म इज ड्यू टू, किसके कारण? जल्दी, फास्ट बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक पतले फिल्म के रंगीन होने का क्या कारण है? एक पतले फिल्म के बेटा रंगीन होने के क्या कारण है?
अच्छा 12 घंटे का अखंड क्लास लीजिए गुरुजी, विक्की जी बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, रूलर बोल रहे हैं सर आप टेस्ट नहीं लेते हैं। इसको बताओ यार, कोई कोई टेस्ट नहीं लेते हैं। जितना हम टेस्ट लेके छोड़ दिए ना, कोई सपने में सोच भी नहीं सकता। जितना हम टेस्ट लेके छोड़ दिए ना बाबू गुरु घंटाल, उतना कोई मतलब 5 साल में नहीं ले सकता जितना हम 1 साल में टेस्ट लिए हुए हैं, है ना। चलिए आ जाइए, ये बताइए इसका क्या होगा। एक पतले फिल्म के रंग का कारण बताओ, सारे लोग बताओ यार, क्या होगा। बड़े विक्षेपण बोल रहे हो? नहीं होगा, बी नंबर, इंटरफेरेंस के कारण से। पतले फिल्म के चमकने का मेन कारण क्या होता है? इंटरफेरेंस, बी नंबर। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ो प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बताइए कौन बताएगा, किसका किसका है ये फिजिकल क्वांटिटी, किसका यूनिट है, किसका है? तो तुम बोलोगे दूरी का है। और 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है तुमको पता है क्या? 1 लाइट ईयर बराबर तुमको पता है क्या कितना होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15, है ना, इतना होता है। कहां गया भाई साहब? दूरी सही आंसर है, डिस्टेंस सही आंसर है। ओके अगले सवाल की तरफ बढ़िया। सेकंड, अगला सवाल हमारा क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है, पहले तो काल्पनिक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मैं बता दिया। सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी कैसा बनाता है? सीधा बनाता है, उल्टा नहीं बनाता, सीधा बनाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कैसा बनाता है? एकदम सीधा बनाता है। और भाई साहब बड़ा बनाता है, काल्पनिक बनाता है ना, काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कितना लोग बोले 355 का? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बताओ, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में इसका मान कितना होगा? निर्वात में प्रकाश का वेग बाबू c है, तो बताओ कांच में इसका क्या होगा? कांच में माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो c बटा म्यू होती है। c का c रखिए, अब म्यू के जगह पे 3/2, ये बाटा का 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2c/3। क्या हो जाएगा? 2c/3। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी नंबर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहां से? बी नंबर, है ना। ठीक है, ओके। आइए 356 के बाद ये आ जाइए। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, भाई साहब दोनों के फोकस दूरी को जोड़ना होता है, बस हमारी लेंथ आ जाती है। हमारी लेंथ क्या हो जाती है? आ जाती है ना। 357 में आ जाओ। एक स्वस्थ आंख के लिए नेत्र की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? बताओ सारे बच्चे, बताइए कितना होना चाहिए इसका? मुझे नहीं पता इसका आंसर, मुझे नहीं पता इसका आंसर। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? 358 का सही आंसर क्या लग रहा है आप प्यारे बच्चों को? तो आप लोग बोलेंगे सर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आप लोग गलत बोलेंगे नहीं, इसलिए हम भी इसको गलत नहीं काटेंगे। आप लोग गलत बोलेंगे नहीं तो हम भी इसको गलत नहीं काटेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 358 के बाद 359। औसत रंग जो पीला होता है, जिसको माध्य रंग भी कहते हैं, यह वास्तव में बैंगनी और लाल का माध्य रंग होता है ना। तो ये जो म्यू वाई होता है बेटा, ये म्यू वायोलेट म्यू आर को जोड़ेंगे और 2 से भाग मार देंगे, तब जाके हमको ये प्राप्त होता है। और सही आंसर यहां से हमारा ए हो जाएगा। हमारा बेटा यहां से सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति, अरे भाई समांतर सतह वाली पट्टी एकदम लगातार कर दीजिए। तो अगर समांतर लगातार कर दीजिएगा तो हमारी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हमारी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो तो अनंत हो जाएगी। और जब फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो हमारी शक्ति कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमारी शक्ति कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो हमारी फोकस दूरी, हमारी शक्ति जो हो जाएगी बेटा, बी नंबर कर दो। हमारी शक्ति जो हो जाएगी बी नंबर हो जाएगी, 0 कर दो। ठीक है, चलिए ये बताइए। अच्छा कहां चलेगा भाई?
हाँ ये तो हो गया ना। अच्छा ये बताओ, कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सही है, आप लोग बताएं, बताइए। 12th का न्यू बैच ऑनलाइन कब से चलेगा? 12th का न्यू बैच जो है हमारा 20 जनवरी के बाद से एप्लीकेशन पे चलने लगेगा, और इस बार मैं एप्लीकेशन पे काम करूंगा, है ना। तो इस बार एप्लीकेशन पे भी आपको हमारी पढ़ाई फिजिक्स की सुविधा में मिल पाएगी, बढ़िया तरीके से मिल पाएगी। बताइए इसका। चौधरी रोशन सर 2 सेंटीमीटर होगा ना? किसका 2 सेंटीमीटर होगा भाई? 25 सेंटीमीटर दोस्त, 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र की जो फोकस दूरी होती है ना, स्वस्थ नेत्र की जो फोकस दूरी होती है ना, वो हमारी होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर होती है। 358 था ना भाई साहब। चलिए ये सवाल का आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर अब बता दीजिए हमको भाई साहब। चलिए ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। इंद्रधनुष, अरे ये तो नहीं बताया ना, ये तो बताओ, ये तो बताओ। दिया राजपूत बोल रही हैं कि सर 358 का 2 होगा। दिया राजपूत बोल रही हैं 358 का 2 होगा। सारे बच्चे जरा 358 देखें, है ना। चलिए 66, इसका बी, इसका बी बोल रहे हैं आप लोग, इसका बी बोल रहे हैं, क्या होगा? 361, 361। फिर आते हैं उस पे आते हैं, चिंता मत करिए, उस पे फिर आते हैं हम, फिर आते हैं उस पे। ये बताइए इसका कितना होगा? 361 का कितना होगा बता दें आप सभी लोग। 361 का कितना होगा, है ना। इसमें याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और अभिदृश्यक छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है छोटा होता है, अभिदृश्यक जो होता है बेटा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर हमारा। आइए 302 में आते हैं बाबू, थोड़ा सा 358 में। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी ओ हो, है ना। देखिए यहां पे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्या सर? ये 25 सेंटीमीटर जो है ना हमारा, ये 25 सेंटीमीटर जो है ना, ये हमारी निकट बिंदु है। ये हमारी क्या है? निकट बिंदु है। ये हमारी क्या है? निकट बिंदु है, नियर पॉइंट है। और बेटा हमारा फायर पॉइंट क्या होता है? हमारा फार पॉइंट क्या होता है? हमारी दूर बिंदु क्या होती है? दूर बिंदु हमारी होती है अनंत। हमारी दूर बिंदु कितनी होती है? अनंत होती है। यहां पे कौन सा कर लोगे? 2 सेंटीमीटर कर लोगे। यहां पे सही आंसर कौन सा कर लोगे? 2 सेंटीमीटर कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। ये हाँ ये बता, अरे ये बताओ, इंद्रधनुष जो है प्राकृतिक उदाहरण है। रेनबो इज अ नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ, रेनबो जो है किसका एग्जाम्पल है? बताइए किसका एग्जाम्पल है रेनबो? रेनबो किसका एग्जाम्पल है? रेनबो किसका एग्जाम्पल है? तो सारे बच्चे बोल देंगे कि सर यहां पर अपवर्तन, थोड़ा बहुत परावर्तन, और उसके बाद बहुत ज्यादा अगर रोल होता है किसी का तो वो है हमारा कौन सा? वर्ण विक्षेपण, है ना। यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। यहां पर आ जाइए 363। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? भाई साहब सेम सवाल फिर से रिपीट कर दिया, सेम सवाल आपका फिर से रिपीट कर दिया, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बढ़िए। ये आइए 364 में। ब्रूस्टर का नियम के लिए कौन सही है? और सारे बच्चे जानते हैं कि ब्रूस्टर के नियम के लिए म्यू बराबर tan IP सही है। ब्रूस्टर के नियम के लिए कौन सा सही है? तो म्यू बराबर tan IP सही है ना। कौन सा सही है बेटा बताइए? म्यू बराबर tan IP। अगले सवाल की तरफ बढ़िए 365 में। बताइए प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि की कौन करता है? तो सारे बच्चों को पता है कि ध्रुवण, पोलराइजेशन एक ऐसी चीज है भाई साहब जो आपको बताता है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और ये कौन बताता है? ये बताता है पोलराइजेशन, ये बताता है अनुप्रस्थ तरंग। और ये जो ध्रुवण की घटना है वही ये परिस्थिति का वो करती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं करता है? क्या बोल रहा है?
तरंग सिद्धांत निम्न में से किसी की व्याख्या नहीं कर सका। किसकी भाई साहब? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऑल द अबव। बताइए 366 के बारे में क्या ख्याल है? 366 के बारे में क्या ख्याल है भाई साहब? 366 वाले सवाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? बताइए। बोलिए। तरंग सिद्धांत निम्न में से किसी की व्याख्या नहीं कर सका। वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। क्या लग रहा है ध्रुवण? थोड़ा सा इस सवाल पे मुझे डाउट है, थोड़ा सा इस सवाल पे बेटा हमको डाउट है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना। इसको हमको लगता है कि तरंग सिद्धांत तो सारे पुष्टि करता है भाई, तरंग सिद्धांत तो सारे पुष्टि करता है, तो ऑल ऑफ द अबव के जगह पे नॉन ऑफ दीज होना चाहिए था। खैर देख लेंगे, इसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक अज्ञात स्रोत के कारण जो अनंत पर रखा है उसके लिए तरंगाग्र कैसा होता है? बताइए। ये बार बार आपको बताया गया है और बहुत बार हमने इस चीज को मेंशन किया है कि एक अज्ञात स्रोत है और उसके कारण से कोई तरंगाग्र जो बनता है वो कैसा बनता है। चलिए बताइए कैसा बनता है, कैसा बनता है बताइए। देखो, गोलिया बनेगा जब ज्ञात हो, नजदीक हो। बेलनाकार बनेगा एक रेखीय आवेशित कर के कारण से। समतल बनेगा बेटा यहां से सही आंसर। आप लोगों को याद होगा यहां से सही आंसर क्या आंसर होगा? सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सी कर भी रहे हैं, कुछ बी भी कर रहे हैं, लेकिन बी गलत है बेटा, सी होगा, है ना। कौन सा सही होगा? सी होगा। ये देखिए बताइए, हाइगेंस का मान्यता यह था कि, बताओ हाइगेंस ने क्या माना था? हाइगेंस ने क्या माना था कि क्या प्रकाश अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? बताओ बताओ तो जल्दी बताओ तो बेटा, कौन सा? हाइगेंस ने क्या माना था? हाइगेंस ने बेटा क्या माना था? बताइए तो जल्दी से, हाइगेंस ने क्या माना था? हाइगेंस ने क्या माना था? बोलिए बेटा। हाइगेंस याद करो, उसने बोला कि निर्वात में यदि प्रकाश चल रहा है इसका मतलब वहां कोई है, और उसने एक माध्यम की कल्पना की थी, ईथर माध्यम की। मतलब उसने दिमाग में सोच लिया था कि बिना माध्यम का नहीं चलेगा, और बिना माध्यम का कौन नहीं चलता है? अनुदैर्घ्य। तो इसके हिसाब से सही आंसर ये होना चाहिए। हाइगेंस ने ये मान लिया था कि भाई साहब वो अनुदैर्घ्य तरंग है, तो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सही आंसर होगा। यहां से हमारा सही आंसर यहां से क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा। बिल्कुल सही। सी कर रहे हो? नहीं, जो बच्चे सी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सुषमा जी, हरे कृष्णा, ये सारे बच्चे जो हैं सी कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं बेटा। हाइगेंस ने ये दिमाग में बिठा लिया था कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है, और इसीलिए इसका सही आंसर हमारा ए होगा। और उसने एक किया था ना कल्पना, याद है ना, ईथर वाली। बताइए बताइए, इसका व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है बता दें। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है बता दें, बता दे बेटा। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई देखो बेटा, सही आंसर इसका जो होगा, हालांकि बीटा से दिखाया है लेकिन हमने जो पढ़ाया उसमें आपको डब्ल्यू से दिखाया था, है ना। और ये होगा डी लैम्डा अपॉन डी। ये क्या होगा? डी लैम्डा अपॉन डी। यहां पर सही आंसर ये होगा, यहां पर सही आंसर ये होगा। फ्रिंज की चौड़ाई से रिलेटेड जो ये ऑब्जेक्टिव है बहुत बार पूछा हुआ है और बार बार पूछेगा, और आपको हर बार तैयार रहना होगा। आप इसके लिए हर बार तैयार रहना होगा कि कभी भी गलती ना हो जाए। हर बार आपको क्या करना होगा? तैयार रहना होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। 369 में कह रहा है कि यदि वायु के संपर्क में स्थित माध्यम का अपवर्तनांक n है, ठीक है ना। यदि वायु के संपर्क में स्थित माध्यम का अपवर्तनांक n है तो ब्रूस्टर कोण का मान कितना होगा, है ना। तो म्यू बराबर होता है भाई साहब tan IP। क्योंकि कह रहा है कि n है तो म्यू की जगह पे n कर लो। सो IP बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स n। tan इनवर्स n, tan इनवर्स n। क्या बोलते हो पार्टी? क्या बोलते हो पार्टी? डी नंबर सही है? क्या बोलते हो पार्टी? डी नंबर सही है? बहुत बच्चे डी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भी डी कहा है, प्रसन्नता है हमें उन बच्चों के लिए, प्रसन्नता है उन बच्चों के लिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग।
है ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग, और बिल्कुल सही आंसर है ये आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, बोलिए। विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है क्या? लेंस द्वारा, दर्पण द्वारा, पोलरॉइड द्वारा, प्रिज्म द्वारा? बताइए। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड। और ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को लेकर ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। तो प्रकाश के बारे में ही आप सोचिए कि प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए, क्या इसको पोलराइड कहा जाता है? तो क्या इसका सही आंसर सी होगा? मैं आप लोगों के थ्रू सुनना चाहता हूं, बताइए क्या होगा? क्या इसका सही आंसर सी होगा? बिल्कुल प्यारे बच्चों, सी कर रहे हैं। डी भी बच्चे बोल रहे हैं, बट बेटा डी नहीं संभव है ना, डी से तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। फिर अगर डी करेंगे तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। फिर सही आंसर हमारा जो होगा पोलरॉइड होगा। ओके। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? बताइए, बताइए बच्चों, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए? मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइए कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होगा, प्लीज। तो निकोल प्रिज्म नहीं ना था, निकोल प्रिज्म नहीं ना था, प्रिज्म था ना, और निकोल प्रिज्म नहीं था, केवल प्रिज्म था। बोलो बेटा क्या होगा यहां पर? विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होगा? पथांतर का मतलब होता है डेल्टा एक्स, पथांतर का मतलब होता है डेल्टा एक्स, और आपको बताना है डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी। आपको बतानी है डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी। भाई साहब बताया गया है कि पथांतर जो होता है अर्ध तरंग दैर्घ्य का विषम गुणक होना चाहिए। ये रहा अर्ध तरंग दैर्घ्य और ये रहा इसका विषम गुणक, यानी कि सही आंसर सी होगा, है ना। ये किसके लिए होगा भाई? ये सारे के सारे जो हो जाएंगे ना, तरंग दैर्घ्य का जो समगुणक होता है, तरंग दैर्घ्य का जो गुणक होता है एन लैम्डा, वो होता है हमारा संपोषी के लिए, रचनात्मक के लिए। तो यहां पर सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बेटा? सी। ये बोलो, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? क्या अनुदैर्घ्य होती है? बिल्कुल नहीं होती। मुझे तो लगता है कि नहीं होता, पता नहीं आप लोग क्या बोलोगे, है ना। मुझे लगता है कि नहीं होता। कभी अनुप्रस्थ, कभी अंदर, नहीं, कभी भी अनुदैर्घ्य नहीं होता। तो क्या हम सही आंसर सी कर दें? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या हम लोग सी कर दें आंसर इसका? क्या आप लोग बोल रहे हैं कि इसका सी आंसर कर दिया जाए? अगर आप लोग बोल रहे हैं कि सी कर दिए तो धकाधक हार्ट भेजें। अगर आप लोगों को बोल रहे हैं कि सी भेजा जाए तो धकाधक हार्ट भेज दे, है ना। मैं वेट कर रहा हूं, धकाधक हार्ट भेजे आप लोग अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका सही आंसर सी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। यहां से सही आंसर हमारा सी ही होगा। यहां से बेटा हमारा सही आंसर सी ही होगा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार कैसा होता है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार कैसा होता है? बताइए। तरंगाग्र के नए ज्यामितीय स्थान प्राप्त करने में, तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत की व्याख्या करने में, व्यतिकरण घटना की व्याख्या करने में, ध्रुवण की व्याख्या करने में। बताइए। व्यवहार का मतलब यहां उपयोग से है। व्यवहार का मतलब बेटा यहां उपयोग से है। प्यारे बच्चों, व्यवहार का मतलब यहां उपयोग से है। व्यवहार का मतलब यहां पर क्या होगा? उपयोग से है। तो तरंगाग्र के नए ज्यामितीय स्थान को प्राप्त करने में बेटा इसका व्यवहार होता है। सही आंसर आपका ऑब्टेनिंग न्यू ज्योमेट्रिकल पोजीशन फॉर रेफरेंस। ठीक है, चलिए 375 क्या कह रहा है कि एक प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा, दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी डी तथा पर्दा एवं स्रोत के बीच की दूरी डी हो तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? यही सवाल आप लोगों को पहले भी मिला था, यही सवाल आप लोगों को पहले भी मिला था। व्हाट? क्या बोल रहे थे भाई? भाई साहब बोल रहा है कि ये दो कला संबंध स्रोत है S1 एंड S2, इनके बीच की दूरी कितनी बोल रही है भाई साहब? डी बोल रही है। दो तरंग, है ना। हाँ, इनके बीच की दूरी बोल रही है डी है। ओके, यहां पर पर्दा है भाई साहब, यहां पे पर्दा है, तो पर्दा के बीच की दूरी बोली जा रही डी, पर्दा के बीच की दूरी बोली जा रही डी, पर्दा के बीच की दूरी बोली जा रही कितनी? डी। और आपको बताना है कि इनका लेमडा का वैल्यू कितना होगा। आपको बताना है बेटा कि इनका लेमडा का वैल्यू कितना होगा। क्या बता रहे हो? बी नंबर क्या बता रहे हो बेटा? क्या बता रहे हो बेटा? जल्दी बताओ। भाई साहब मैं आप लोगों के आंसर सुन रहा हूं। कल 5 नंबर वाला कराएंगे सर। हाँ, 5 नंबर वाला
है ना। 5 नंबर वाला भी तो कराएंगे ना। सी नंबर क्या लग रहा है इसका आंसर भाई साहब? 375 है। क्वेश्चन नंबर 375 का आप लोग आंसर करें। क्या कर रहा है? लैम्डा तरंग दैर्ध्य के दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी डी, पर्दा एवं स्रोत तल के बीच की दूरी कैपिटल डी, तो व्यतिकरण फ्रिंज का कोणीय ओ माय गॉड, कोणीय चौड़ाई पूछ रहा है, कोणीय चौड़ाई पूछ रहा है, और कोणीय चौड़ाई लैम्डा अपॉन डी। कोणीय चौड़ाई जो होता है लैम्डा अपॉन डी, बिल्कुल सही। कोणीय चौड़ाई आपका लैम्डा अपॉन डी, बिल्कुल सही सर। कोणीय चौड़ाई आप लोगों का है ना लैम्डा अपॉन डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई अलग अलग होता है ना। रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई अलग अलग होता है। और रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई में अंतर कैसे रिलेशन होता है पता है आप लोगों को? रेखीय चौड़ाई बराबर डी गुना कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई। ठीक है बेटा, तो हमने बोला कि ये है हमारा रेखीय चौड़ाई, तो डी लैम्डा बाई डी होता है ना जी। तो डी के जगह पर डी, या कोणीय चौड़ाई के जगह पर कितना हो गया? लैम्डा अपॉन डी। तो सही आंसर कौन हो गया बेटा? डी। याद रखना, रेखीय चौड़ाई बराबर डी इंटू कोणीय चौड़ाई। ये दोनों याद रखना आपको, ये याद रखना है आपको। बोलिए, ये याद रखना है, रेखीय चौड़ाई बराबर बड़का डी गुना कोणीय चौड़ाई, है ना। मैं फिर से एक बार यहां लिख देता हूं फ्रेश में। हमने बोला ये बराबर डी लैम्डा बाई डी होता है। सर जी ये जो है रेखीय चौड़ाई है, ये जो है हमारा क्या है? रेखीय चौड़ाई बराबर डी गुना कोणीय चौड़ाई होता है। तो आप जरा तुलना करके बता दो मुझे कि कोणीय चौड़ाई की जगह पे कितना मिल गया। सर जी कोणीय चौड़ाई की जगह पे मिल गया लैम्डा अपॉन डी। सही आंसर सी होगा, सही आंसर सी होगा। ठीक है ना, चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुंदर बच्चों, बहुत अच्छा लगा, है ना। आओ, तरंगाग्र कह रहा है कि फाई है, अब पथांतर है डेल्टा एक्स, तो बताओ ना बेटा क्या होगा इन दोनों में संबंध, क्या होगा इन दोनों में संबंध? मैं सुनना चाहता हूं, बोलो। अब कितना फास्ट करे यार, फास्ट ही है ना, फास्ट ही है, अब इससे ज्यादा फास्ट मत कराओ। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बोलो ना। सभी बच्चों को पता है कि डेल्टा एक्स बराबर जो होता है लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5 होता है ना, यही होता है ना भाई, यही होता है ना भाई। बिल्कुल सही बोले हो, बिल्कुल सही बोले। यहां से सभी बच्चे सी आंसर कर रहे होंगे, बिल्कुल सही आंसर कर रहे होंगे, है ना। बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है? मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में पूछ रहा है आपसे, यह बताइए विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है बच्चों? यह पूछा हुआ है सवाल ना, यह पूछा हुआ सवाल है ना। शायद मुझे लगता है कि अभी मॉडल पेपर में आया हुआ प्रश्न हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि यह मॉडल पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है। पता नहीं, आप लोग ज्यादा पुष्टि करेंगे। बोलिए कितना? कुछ लोग 1 बोल रहे हैं, अनिल कुमार बोल रहे हैं 1/60, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा यही होगा, है ना। ये बोलो, यदि किसी दूरबीन के अभिदृश्यक, दूरबीन मतलब बबुआ दूरदर्शी, अभिदृश्यक नेत्रिका की फोकस दूरियां 20 और 2 सेंटीमीटर है, तो उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी? इसकी आवर्धन क्षमता 20/2 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये भी कोई पूछने वाली बात है सर? नहीं, कोई पूछने वाली सवाल नहीं है भाई साहब। यहां से सही आंसर 10 होगा। ये क्योंकि आप लोगों को पता है m बराबर FO बाई FE होता है, मालूम है ना। और कह रहा है कि आपकी जो FO है ना वो आपका 20 है, FE जो है ना आपका वो 2 है। सो FO बाई FE 20/2 कितना हो जाएगा दोस्त? हमारा 10 हो जाएगा, है ना। हमारा सही आंसर 10 हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं भाई साहब। फ्रेजनल की दूरी कितनी होती है? फ्रेजनल दूरी ZF का मान कितना होता है ये बता दीजिए। ऐसा सवाल हमने पहले आप लोगों को कराया है, ये बता दीजिए आप लोगों को, ये सवाल हमने पहले आपको कराया है और बताया होगा आपको कि ZF जो होती है भाई साहब A² / 2 लैम्डा के बराबर होती है। यहां से सही आंसर आपने बी करा होगा, ठीक है। यहां से सही आंसर आप लोगों ने क्या करा होगा? बी करा होगा, बिल्कुल सही करा होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़िए। यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्विस्लिट के सामने रख दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्विस्लिट के सामने रख दिया जाए तो बताइए फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा?
फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा? आप लोगों को क्या लगता है भाई साहब, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिंज की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है भाई साहब, कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, और उनके बीच की दूरी यानी किसके किसके, पर्दा और स्रोत के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। यदि बीच में यदि कोई पारदर्शी चीज रख भी देते हैं तो भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगी, याद रखिएगा। यंग डबल स्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल को आधा कर दिया जाए। देखिए यहां पर अब समस्या होगा, यहां पर अब समस्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं डी लैम्डा बाई डी होता है। अब कह रहा है कि बीच के प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल को, स्लिटों के बीच अंतराल मतलब बेटा डी है, और कह रहा है कि इसी को हम आधा कर दें तथा स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी को दुगुना कर दे। मतलब कि जो डी है वो डी बाई टू कर दीजिए और जो कैपिटल डी है उसको 2d कर दीजिए। चलिए आते हैं सर, ये 2 ऊपर चला जाएगा भाई साहब। मुझे लगता है कि 4 गुना ज्यादा हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई, मुझे लगता है 4 गुना ज्यादा हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई। आप अपना विचार दीजिए, आपको क्या लगता है? आप बताइए आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, बोलिए। सही लग रहा है ना आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोग हमसे ज्यादा तेज हो गए हो, इतना प्रैक्टिस हो गया ना कि तुम लोग ज्यादा तेज हो गए हो हमसे। बताओ इसका आंसर बताओ। किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण में होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी लीड्स द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? भाई साहब कोई भी बच्चा बता देगा कि इनका पर इंटेंसिटी की बात होगी, गुरुजी यहां पे तीव्रता की बात होगी। यहां पे किसकी बात होगी बेटा? तीव्रता की बात होगी, है ना? होगी ना भाई साहब? हाँ या ना बता दो मुझे, होगी ना भाई साहब हमारी? चलते आई। तरंग व्यतिकरण में क्या होता है बताइए? तरंग व्यतिकरण में चारों ऑप्शन सामने हैं। अंततः ऊर्जा का क्षय होता है, अंततः ऊर्जा का लाभ होता है, ऊर्जा का न तो लाभ होता है न क्षय, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है 383 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 383 के क्वेश्चन नंबर में आंसर क्या होने चाहिए बताइए? आप लोगों ने अभी देखा कि तीव्रता का पुनर्वितरण होता है तरंग के व्यतिकरण में, तो केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ना ऊर्जा का लाभ होता है, ना ऊर्जा का क्षय होता है। सही आंसर सी होगा। सही आंसर क्या होगा बच्चा? सी होगा। सही आंसर क्या होगा बच्चा? सी होगा। बिल्कुल ही सही आंसर आप लोग कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल ही सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। 383 के बाद ये बताओ, संपोषी व्यतिकरण में जो होता है पथांतर, यहां पर डेल्टा एक्स होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स होना चाहिए, ये डेल्टा एक्स है। और कह रहा है कि किसका होना चाहिए? तो भाई साहब यहां पर क्या लगता है? संपोषी व्यतिकरण में अर्ध तरंग दैर्ध्य, अर्ध तरंग दैर्ध्य, अर्ध तरंग दैर्ध्य, ना भाई साहब इनमें से कोई ना होगा, इनमें से कोई ना होगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? यहां से 384 के क्या लगते हैं आपको भाई साहब? 384 के, अच्छा ओ हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस वाले प्रश्न पे, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको क्या लगता है? कह रहा है कि लैम्डा पाई 2 का समगुणक होना चाहिए। समगुणक का मतलब यहां पर भाई साहब देखिए 2n पाई। अगर मैं इसको खत्म कर दूं, है ना, तो आप कह दीजिएगा ना 2n का मतलब यहां पर कह दीजिएगा ना n लैम्डा। बिल्कुल सही है भाई साहब। देखिए छुपा रुस्तम ऑप्शन गड़बड़ा दिया था, ऑप्शन गड़बड़ा दिया था। डी मार के चले आएंगे ना हम लोग, डी मार के चले ना आएंगे हम लोग। लैम्डा पाई 2 का समगुणक होना चाहिए। समगुणक का मतलब 2 इंटू एन, जहां एन के जगह पे 0 1 2 कुछ भी रख लो, इस समय आएगा। 2 से 2 को उड़ा दीजिए, एन लैम्डा होता है। और वास्तव में आंसर जो होता है वो तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होना चाहिए। और पूर्ण गुणक आना गया जी, तो ये लैम्डा बाई 2 का समगुणक लिखा तो है, लेकिन कहना चाहता है वो एन लैम्डा के बारे में ही। तो सही आंसर हमारा यहां से बी हो जाएगा। सवाल को और भी ध्यान से देखना होगा, है ना? चलिए चलिए चलिए, और शानदार। ये बताओ विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी? हमने पढ़ा है सर 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। भाई ध्यान से, बहुत सवाल मतलब ऑप्शंस बहुत गड़बड़ करके दे चुका है। तो अर्ध तरंग दैर्ध्य का विषम गुणक, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक, क्या लगता है? ए नंबर सही है? जी सर बिल्कुल ए नंबर सही है ना? चलिए सर सब्जेक्टिव याद अगर भूल जा रही हूं प्लीज कोई बताओ कैसे याद करें। देखो पता है सब्जेक्टिव याद करना एक तरीका है,
सब्जेक्टिव सवाल लीजिए, है ना, सुबह में, और सुबह में यहां पर सब्जेक्टिव लेके हाथ में गर्म पानी ले लीजिए और सुबह में उसको गर्म पानी के साथ लीजिए, फिर उस सब्जेक्टिव को दोबारा दोपहर में गर्म पानी के साथ लीजिए, फिर उसी सब्जेक्टिव को शाम को गर्म पानी के साथ लीजिए, नहीं भूलिएगा। क्या यार भूल जा रहे हैं, कोई भी भूलता है, तुम क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलियन हो? सब कोई भूलता है यार, कोई भी चीज लगातार प्रैक्टिस छूटेगी तो भूलेगा ही भूलेगा। लगातार प्रैक्टिस करो, 5 बार 7 बार उसको प्रैक्टिस करो, एक हफ्ते के अंदर में नहीं भूलोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अलग से हैं कि आप भूल जा रहे हैं अलग से, नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो एक बार याद कर लिया और उसको लास्ट तक याद ही रहता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी के साथ नहीं होता, है ना। सर आपके सब्जेक्ट का बिल्कुल डर नहीं लगता। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आइए इस सवाल पे आइए। कह रहा है कौन ध्रुवण का कारण नहीं है? कौन जो है बेटा ध्रुवण का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ पोलराइजेशन? बताइए, 386 का आंसर दीजिए, बताइए बेटा, 386 का आंसर बताइए जल्दी से। कौन ध्रुवण का कारण नहीं है? बोलो। 386 का क्या होना चाहिए? कौन ध्रुवण का कारण नहीं है? लगता तो डी है ना, और सही भी है। ध्रुवण का कारण डिफ्रैक्शन आपका नहीं है। गर्म पानी के साथ घोलकर पी जाना है। ये बताओ, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होना चाहिए? संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होना चाहिए? पाई का समगुणक होना चाहिए, पाई का समगुणक होना चाहिए, पाई का समगुणक होना चाहिए, पाई का समगुणक होना चाहिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए पाई का समगुणक होना चाहिए, पाई का समगुणक होना चाहिए। ठीक है बेटा, 387 का ये हो गया हमारा। टारगेट बोर्ड ऑफलाइन सेंटर जहानाबाद। अरे ये कौन है बे? ये क्या हमारे टीम से है कोई? क्या मुकेश जी आप हैं? और अगर आप मुकेश जी आप हैं तो अपनी जानकारी दें, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रेजेंट सर, उपस्थिति दर्ज कराएं आप अगर हैं तो। आगे आइए अगले सवाल पर। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए कलांतर? विनाशी व्यतिकरण का क्या कलांतर होना चाहिए बताइए। तो भाई साहब मुझे नहीं पता यार, मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही लोग बताओ, मुंह भी लोग बताओ क्या होना चाहिए विनाशी व्यतिकरण के लिए। 388 का आंसर बोलो बेटा। तो भाई साहब विषम गुणांक होना चाहिए, है ना, विषम गुणांक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 2n+1 इंटू पाई होता है। ये सवाल बोलो। 389 फोटोन का विराम द्रव्यमान। मॉडर्न फिजिक्स में एंट्री हो गई हो, ये मॉडर्न फिजिक्स में एंट्री हो गई लो बेटा। बताओ, मॉडर्न फिजिक्स का में आपका स्वागत है, मॉडर्न फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। प्रेजेंट सर, मुकेश जी नमस्कार आपको। ये मुकेश जी हैं जो मुकेश जी के नाम से भी कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट सर, है ना। ये बहुत महान आदमी है ना, बहुत यज्ञ किया गया था तभी धरती पे उतरित हुए थे, है ना। कितने प्रकांड विद्वान जाके यज्ञ किए थे तभी महान इंसान हमारे धरती पे आए हुए थे। मुकेश जी फिर से आपका एक बार नमस्कार। बेटा आइए इस सवाल पे, फोटोन का विराम द्रव्यमान बताइए। कितने लोग आंसर बताएंगे बताइए? अरे बोलते ही रे। 0, बिल्कुल सही बोले बेटा। ए नंबर होता ही रे, 0 होता ही रे बाबू, 0 होता ही। ए नंबर सही आंसर, ए नंबर सही आंसर, है ना, ए नंबर सही आंसर होगा। और एक बात बता दो, क्या तुम लोगों को लगता है कि अब ऐसा सवाल हम नाम बनाई थी रे? इस सवाल बनाते बनाते हम बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, साला बूढ़ा होता। बताई थी रे बाबू, बता रहे साहब सवाल का आंसर कह रहा है 10 के पावर 14। हमारा तो आंसर ही याद है इसका, हम तो बोलते हैं आंसर ही मार दो। कितने लोगों को लगता है कि इसको सॉल्व करना चाहिए? क्योंकि हम इसको 3 बार कर चुके हैं, 3-4 बार कर चुके हैं। कितने लोगों को लगता है कि इसका सही आंसर बी होगा? सी होगा, सी होगा ना। एक बात सी दे दिया क्या? सी दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, कर दे। अच्छा, अगर जिनको लगता है कि हां सर बना दीजिए, सर इनको लगता है जिनको कि बना दीजिए, जिनको लगता है कि बना दीजिए तो प्लीज आप बनाइए, तो लिख के बताओ कि हां सर बना दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके सर याद हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, याद तो हो ही गया। आइए,
उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस चीज पर निर्भर करती है? बताओ, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है किस चीज पर निर्भर करती है? ऊर्जा, ऊर्जा किस चीज पर निर्भर करती है हम आपको बता देते हैं। तो ऊर्जा बेटा इसके तरंग दैर्घ्य, ना तो आवृत्ति होता तो आवृत्ति मारते, यहां पर या तो वेवलेंथ मारिए नहीं तो फ्रीक्वेंसी मारिए, यहां तो या तो फ्रीक्वेंसी मारिए नहीं तो यहां पर आप क्या मारिए, है ना, यहां पर आपका होगा फ्रीक्वेंसी नहीं तो फिर वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सॉरी बच्चों, आप लोग इसका आंसर बोलेंगे तभी मैं क्लिक करूंगा। सॉरी बच्चों, आप लोग इसका आंसर बोलिएगा तभी मैं करूंगा। बताओ बच्चों, बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? बोलो। विभवांतर की। जितने लोग बोल रहे हैं वोल्टेज की, जितने लोग बोल रहे हैं वोल्टेज की, वो लोग हार्ट का फोटो बना के भेजे। अरे कितना खराब हार्ट बना दिए बे, वो लोग हार्ट का फोटो बना के भेजे। जिन लोगों को लगता है आप लोग हार्ट का फोटो बना के भेजे प्लीज। जितने लोगों को लगता है हमारे प्यारे बच्चों को कि यहां पर वोल्टेज होगा, वो लोग हार्ट का फोटो बना के भेजे। रमेश भैया बोल रही पावर, रमेश भैया बोल रही पावर। सारे बच्चे डी बोल रहे हैं। आई लव यू टू बच्चों, ऊर्जा ही होगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हम चिल्ला चिल्ला के बताए भी थे तुम लोगों को कि 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल हमारा सही आंसर होता है। ये देखो बच्चों, ये देखो कथन फोटोन का, ये गलत है, ये गलत है, ये तो सवाल आएगा ही नहीं तुम्हारा। कथन कथन वाला सवाल पहले आता था, अब नहीं आता था, इसको हटाओ। ये बताओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस चीज पर निर्भर करती है? बताइए। ये वाला सवाल आपको अच्छा है, ये वाला सवाल आपको बनाना चाहिए, ये वाला सवाल बिल्कुल आप लोगों को आना चाहिए। अधिकतम गतिज ऊर्जा किस चीज पर निर्भर करती है? बोलो, बोलिए, बोलिए। इस सवाल का उत्तर बोलेगा नहीं साला, नहीं बोलेगा साला, तुम लोग बोलेगा तभी मन बोलेगा। कह रहा है कि भाई साहब अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा, वो तो आवृत्ति पर निर्भर करेगी ना। अच्छा 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 अच्छा, कितना होता है रे बाबू? मेरे को नहीं पता रे बाबू, मेरे को नहीं पता रे बाबू, बताने का। ए और बी, ए और बी। लैला ओ लैला ओ मेरी लैला, सर का फेवरेट गाना लैला, लैला ओ लैला। तुम लोग लिखा था एक बार, हमको याद है। इसी बात से तो मेरा भी फेवरेट गाना बन गया, ये है ना, इसी बात से तो मेरा भी फेवरेट ये बन गया, है ना। बोलो, यहां पे कौन सा आंसर करोगे भैया? आवृत्ति। कौन सा आंसर करो? आवृत्ति, है ना, आवृत्ति। अगर इसमें से एक करना है तो आवृत्ति, और दो अगर करना होता तो दोनों हो जाता, बट एक करना है तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे क्या? आवृत्ति। चलो यहां पे आओ। लेजर किरणों में फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों फोटोन होती है। बताइए भाई साहब, समान ऊर्जा की भी होती है, समान आयाम भी होती है, समान। हमको तो लगता है डी, पता नहीं तुमको क्या लगता है, मुझे नहीं पता। बाकी क्या लगता है तुमको? बताओ बेटा, क्या लगता है? बोलना बेटा, अरे बोलना रे बच्चा। क्या लगा फिर तुम्हारा आंसर 395 का? बोलता ही रहे, बोलो। इनमें से सभी होते ही रहे, ऑल ऑफ दीज होते ही रहे। कुछ हो रे, कुछ हो रे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, एक लेजर किरणों में फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के प्रेरित करता है, तो दोनों फोटोन समान ऊर्जा की होती है। दोनों फोटोन किस ऊर्जा की होती है? समान ऊर्जा की होती है। 395 का ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 395 का। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़िए। कौन सोडियम का कार्यफलन है? कौन सोडियम का कार्यफलन है? क्या लगता है तुमको? डी होगा? जल्दी बताओ, क्या लागत है बबुआ? क्या लागत है रे बाबू?
बताओ जल्दी से, बोलो बोलो। टारगेट बोर्ड ऑफलाइन जहानाबाद आनंद राज। अरे आनंद राज, अरे बाबू आनंद राज ऑप्शन तो बोल दो भाई साहब, ऑप्शन बोल दो, कौन सा होगा? डी होगा? देखो ना हम डी पे लगा दिए, सब डी बोले रहे हैं। सी होता है ना बच्चा, क्या होता है? सी होता है। सही आंसर यहां से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो कोई भी बता देगा, ये तो पूछने वाली भी सवाल नहीं है, एच न्यू के बराबर होती है। ओके सर। प्लांक स्थिरांक की विमा बताओ। भाई साहब कई बार बता चुके, जूल इंटू सेकंड होती है तो ml2 t माइनस टू इंटू में हमारा t, तो यहां से हो गया ml2 t माइनस वन, है ना, t माइनस वन, तो ये हो जाएगा ml2 t माइनस वन, ml2 t माइनस वन, ml2 t माइनस वन। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। यहां पे बच्चों कह रहा है कि m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? बताओ 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 तो। m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य कितना होगा? लैम्डा बराबर होता है h अपॉन p, तो p के जगह पे m भी कर देंगे तो लैम्डा बराबर h अपॉन m भी हो जाएगा। हमको तो b लग रहा है, अब तुम्हारा आंसर देख रहे हैं। हमको तो b लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है? बी लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को भी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना? आप लोग हर लोग, है ना? आइए ये बताइए, एम द्रव्यमान और क्यू आवेश के बारे में तो ये सारे बच्चे आंसर कर देंगे यार, सारे बच्चे आंसर कर देंगे। ये सवाल बहुत बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है ना? बहुत बार रिपीट हो रहा है। आइए अगले सवाल की तरफ। ओ माय गॉड, 400 कंप्लीटेड, 400 ही है। अच्छा 70 था ना, 330 70, हाँ। इसी के साथ प्यारे भाइयों आज जो हम लोगों ने पढ़ा 400 सवाल हम लोगों ने क्लियर कर लिया, 400 सवाल ऑब्जेक्टिव के अभी आने वाले दिनों में। तो प्यारे भाइयों अभी जो कल का क्लास होगा मैं आप लोगों को बता दूं, उम्मीद है कि कल जो है आप लोगों को एक सरप्राइज भी मिलेगा, उम्मीद है कि कल आप लोगों को एक सरप्राइज भी मिलेगा, है ना? तो कल जो है ना, कल 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 का क्लास जो है आप लोगों के लिए थोड़ी वीवीआई है ना, याद रखना है। और कल हो सकता है कि आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिला, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ अदर सब्जेक्ट्स कल से आपको देखने को मिले, है ना? कल या तो आप लोगों को एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, या तो आपको मैथ्स का ऑब्जेक्टिव कल देखने को मिल जाए, कल आपको मैथ्स का ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाए, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना मैथ्स के साथ साथ या फिर आपको मिल जाए केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, या तो आपके मैथ्स का ऑब्जेक्टिव मिल जाए या फिर बेटा आपको मिल जाए केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। दोनों में से किसी एक का ऑब्जेक्टिव मैं आपको कल कर दूंगा, है ना? कल जो है आपको ये देखने को मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों कल, या उम्मीद है कि कल अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो परसों तो ग्रांड ओपनिंग होगा कि भाई साहब कौन आ रहा है ना? कोई है जो आप लोगों को मैथ्स के भी पढ़ाएगा ऑब्जेक्टिव्स हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? आप लोगों को कोई उसके लिए चार्ज वगैरह नहीं करना है। और केमिस्ट्री भी, क्योंकि आने वाला जो 20 से 25 दिन आप लोगों के साथ है, तो मैं चाहता हूं कि एक एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को चलाया जाए, एक एक दिन में खूब मेहनत किया जाए, आप भी लगे हम भी लगे और लग के एक तूफान मचाया जाए, है ना? तो कल आप लोगों को, कल या परसों दोनों दिन में हम आप लोगों को खूब बढ़िया एक सरप्राइज देंगे, है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं कल। आज की कहानी को यहीं पर रहने दिया जाए, है ना? एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा रुक जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।